हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, सुनिए अब क्या है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव सिंपली बस इतनी सी बात है कि ये हमारे पास कोई एक सोर्स है वेव का। ये वेव का जो सोर्स है, ये साउंड वेव का भी सोर्स हो सकता है, लाइट वेव का भी सोर्स हो सकता है, या जस्ट एक वेव ऑन स्ट्रिंग का सोर्स हो सकता है। ठीक है, यहां से कोई वेव चलते 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 ऐसे इधर किसी पॉइंट पी पर आई। यहां पर हमारे पास कोई दूसरा सोर्स है वेव का S2, यहां से कोई एक वेव चलते 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 ऐसे पॉइंट P तक आया। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है P जहां पर दोनों सोर्सेस से आने वाली वेव सुपर इंपोज हो रही है। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? सुपर इंपोज हो रही है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट P के आगे जो वेव चलेगी उसका नाम हम लोग सुपर इंपोज्ड वेव या नेट वेव रखेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बस हमें इतनी सी बात बताता है कि अब ये जो सुपर इंपोज्ड वेव होगा ना, तो सुपर इंपोज्ड वेव में किसी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वेव के द्वारा क्रिएटेड डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। इन दोनों वेव के द्वारा क्रिएटेड डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। सिंपली मैं बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लेते हैं ये एक रोप है, उसके ये दो एंड्स, इधर से आपने एक वेव क्रिएट कर लिया। ठीक है, और एक वेव इधर से भी क्रिएट कर दिया। ये दोनों वेव ऐसे चलते 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 आ रहे हैं और किसी पॉइंट पर सुपर इंपोज हो रहे हैं। लेट्स से कि जो पहला वाला वेव था उसकी वजह से यहां किसी पॉइंट पर, मतलब जिस पॉइंट पर सुपरपोजिशन होना है, वहां किसी पॉइंट पर इस पहले वेव की वजह से जो डिस्टर्बेंस है उसका एम्पलीट्यूड लेट्स से किसी टाइम टी पर ऊपर की तरफ 5 यूनिट का आता, 5 यूनिट। जो दूसरी वेव आ रही है वो दूसरी वेव ऐसी आ रही है, उस दूसरे वेव की वजह से भी इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पहले वेव की वजह से एम्पलीट्यूड 5 यूनिट का बता रहा हूं, उसी पॉइंट पर दूसरे वेव जो दूसरी साइड से आ रही है उसकी वजह से इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड लेट से 2 यूनिट का बनना था। तो अब जो सुपर इंपोज्ड वेव होगी उसमें यदि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में है 5 यूनिट और 2 यूनिट, तो अब सुपर इंपोज्ड वेव का डिस्प्लेसमेंट 7 यूनिट का हो जाएगा। बस यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ऐसा होता कि जो पहली वेव आ रही है इधर से आने वाली वेव, उसने इधर किसी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 5 यूनिट का ऊपर की तरफ क्रिएट किया है किसी पॉइंट किसी टाइम पर, और जो दूसरी वेव ऐसी आ रही थी उसने डिस्प्लेसमेंट किसी इंस्टेंट पर उसी पॉइंट पर नीचे की तरफ क्रिएट किया है 2 यूनिट का। तो अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होता? ऊपर 5 नीचे 2, यानी कि ऊपर की तरफ 3 यूनिट का। आई बात समझ? ऐसा भी समझ लीजिए कि यदि पहली वेव को आपने ऐसे ऑसिलेट कराया होता, ऐसे, और दूसरे वेव को ऐसे ऑसिलेट कराया होता, पहला ऐसा दूसरा ऐसा। ठीक है, मान लेते हैं पहले वेव की वजह से एम्पलीट्यूड वही 5 यूनिट का है ऊपर की तरफ, और दूसरे वेव की वजह से एम्पलीट्यूड इसी पॉइंट पर 3 यूनिट का इधर है। पहले वेव की वजह से 5 यूनिट ऊपर, दूसरे वेव की वजह से 3 यूनिट इधर। तो रिजल्टेंट कहां होता? 5 ऊपर 3 इधर का रिजल्टेंट बीचों बीच इधर कहीं होता, √5² प्लस 3² के बराबर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सुपर इंपोज्ड वेव है, तो सुपर इंपोज्ड वेव में यदि आपको किसी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों वेव के द्वारा प्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट का समेशन, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको स्टेट कर लीजिएगा कि व्हेन 2 और मोर वेव्स traveling through a medium superimposes at a point, then resultant displacement at any point is given by vector sum of displacement due to each wave is given by vector sum of displacement due to each wave। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
हाँ, तो इसका मतलब बस सिर्फ इतना सही है कि जैसे पहले वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हमारे पास y1 है, दूसरे वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन y2 है। लेट से यहाँ पर कोई तीसरा सोर्स और भी होता, उससे भी वेव चलते चलते इधर किसी पॉइंट P तक आया होता, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन y3 होता। तो अब ये जो सुपर इम्पोज्ड वेव है, इस सुपर इम्पोज्ड वेव के लिए जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज जस्ट इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो। ठीक है, यदि यहाँ पर n नंबर ऑफ सोर्सेज हैं तो 3 सोर्सेज हैं तो तीनों के द्वारा प्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट को जोड़िए, 2 होते तो सिर्फ 2 के द्वारा प्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट को जोड़ते, है ना। आई बात समझ? ठीक है, यही सुपर पोजिशन के ऊपर हम लोग एक छोटा सा सवाल बना रहे हैं जिसमें पहले वेव के लिए आप ऐसा लिख लीजिए दिस इज y1 एंड दिस इज y2। तो पहले वेव के लिए ये डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है, दूसरे वेव के लिए ये डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 4.5 एंड t इज इक्वल टू 5 मिलीसेकंड्स। तो 4.5 सेंटीमीटर और t इज इक्वल टू 5 मिलीसेकंड्स पर दोनों वेव के द्वारा प्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, जोड़ देंगे उसके बाद, है ना। तो पहले वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 इस टाइम मतलब इस पोजीशन पर और इस टाइम पर कितना हो, तो ये होगा 1 सेंटीमीटर इंटू साइन ऑफ पाई इंटू ये 4.5 था, ठीक है 4.5 पाई हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ 5 पाई। सेकेंड कितना है, तो सेकेंड है 5 मिली सेकेंड यानी कि 5/1000, तो 200 यही आ रहा है ना। सॉरी ये 50 था, एक जीरो यहां छोड़ दिया मैंने, ये जीरो, तो ये कितना π/4 हो गया। तो दिस इज 1 साइन ऑफ 4.5 पाई माइनस π/4, ठीक है यही है। ये जो वैल्यू है ये 4.5 पाई माइनस π/4 है, तो इस 4.5 पाई को आप ऐसा सोचिए 4 पाई प्लस 0.5 पाई है, तो साइन ऑफ 4 पाई प्लस π/4 सॉरी π/2 माइनस π/4 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू साइन ऑफ π/4 के ही बराबर, ठीक है π/4 यानी कि 1/√2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1/√2 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके। नेक्स्ट इज ये y2 कितना है, तो y2 है हमारे पास 1.5 साइन ऑफ π/2x यानी कि π/2 x की वैल्यू है 4.5 माइनस 100 पाई इंटू ये टाइम कितना था, तो 5/1000 था, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 5 से 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई है 7 π/4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये 1.5 माइनस 1/√2, ठीक है, यानी कि ये आ रहा है माइनस 1.5/, ठीक है। तो पहले वेव के द्वारा इस पोजीशन पर इस इंस्टेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1/√2 सेंटीमीटर का है, और दूसरे वेव के द्वारा इस पोजीशन पर इस इंस्टेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है 1.5/√2 है। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि y नेट कितना है, y नेट है जस्ट y1 प्लस y2 के बराबर, यानी कि दिस इज 1/√2 माइनस 1.5/√2, कितना हो गया ये हो गया माइनस 0.5/√2 सेंटीमीटर। कि ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस क्या है, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, ठीक है। देख के हमें क्या समझ आ रहा है कि y1 इज a sin ओमेगा t माइनस kx है और दूसरा है y2 इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस kx। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये यदि हमारे पास एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, तो इस रस्सी पर जरूर से ही एक वेव ऐसी जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये y1 है, और दूसरी वेव इससे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये y2, ठीक है। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बस इतनी सी बात है कि ये जो y नेट है ये y नेट y1 प्लस y2 के बराबर, ठीक है। तो जोड़िए इसको, ये क्या हो जाएगा, तो दिस इज a साइन ऑफ
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये ए मैं बाहर ही ले लेता हूं, प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। क्या है ये? तो ये साइन सी प्लस साइन डी है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी, तो ये होता है 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी, के एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2 ओमेगा 2 बाई 2, यानी कि ये हो गया ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 होता है, तो सी माइनस डी ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? तो के एक्स बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, सिर्फ के एक्स आ जाएगा, सिर्फ के एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख लेते हैं, दिस इज 2a कॉस ऑफ के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये जो वाई नेट की इक्वेशन है ये थोड़ी सी स्पेशल है, ठीक है। स्पेशल क्या है इसमें? तो ये इसी इक्वेशन को हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, इन डेप्थ, ये पूरा एक टॉपिक बनकर हमारे सामने आने वाला है। ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, ये स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, ये हम लोग आगे चल के देख लेंगे इसको, ठीक है, क्या है स्टैंडिंग वेव। ऑलराइट, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव के बारे में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सुनिएगा। कोहेरेंट सोर्स सिंपली कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे ये हमारे पास एक कोई सोर्स है वेव का, चाहे वो साउंड वेव का सोर्स हो या लाइट वेव का सोर्स हो, ठीक है, या वेव ऑन स्ट्रिंग का सोर्स हो। ये एक सोर्स S1 है और ये एक दूसरा सोर्स S2 है। तो ये S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे यदि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो। बस एक ही छोटी सी कंडीशन है कि दोनों सोर्स से जो वेव जनरेट हो रहा है वो जनरेटेड वेव सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए। तभी ये दोनों सोर्सेस कैसे होंगे? यदि ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट हैं, कोहेरेंट सोर्सेस हैं, तो क्या होगा? इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी वही इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। जिसकी वजह से जो इसका लीनियर फ्रीक्वेंसी होगा वही इसका भी लीनियर फ्रीक्वेंसी होगा। यदि दोनों सोर्सेस सेम मीडियम में चल रहे हैं, यदि दोनों सोर्सेस सेम मीडियम में चल रहे हैं, तो जो वेव की स्पीड होती है वो मीडियम का फंक्शन होता है ना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा कि दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, वेलोसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। यदि सेम मीडियम है तो वेलोसिटी कब सेम होगा? मीडियम सेम होने पर, ठीक है ना। तो प्राइमरी कंडीशन यही है। बस सिर्फ आप एक बार के लिए सिर्फ कोहेरेंट सोर्स के बारे में सुनिएगा। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर लेता हूं कि कोहेरेंट सोर्सेस सिंपली कहने का मतलब होता है कोई से भी दो ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख भी लीजिएगा कोहेरेंट सोर्सेस को कि टू सोर्सेस आर said to be coherent if they produce wave या waves of same frequency, ठीक है। तो यदि फ्रीक्वेंसी सेम है, अगली बात कि इफ मीडियम भी दोनों का सेम है, मतलब दोनों सोर्सेस से आने वाले जो वेव है वो सेम मीडियम में है, सेम मीडियम में होंगे तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी। यदि वेलोसिटी सेम हो गई तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी सेम होगा। ये बाद वाली बात सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब सेम मीडियम में दोनों सोर्सेस से प्रोड्यूस्ड वेव चल रहे हो। यदि मीडियम बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा तो वेवलेंथ बदलेगा, ठीक है। ऑलराइट। तो अब सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कोहेरेंट सोर्स के थ्रू, कि ये जैसे मान लेते हैं एक बार के लिए ये जो दो सोर्सेज हैं S1 और S2 वो कोहेरेंट, तो दोनों का ओमेगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बिल्कुल एक जैसा। तो एक जैसे यहां से सोर्स चलते इस सोर्स से एक वेव चलते इधर किसी पॉइंट P तक आई, और यहां से एक दूसरी वेव जो है S2 से चलते पॉइंट P तक आई।
पहले सोर्स से आने वाली जो वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन y1, दूसरे सोर्स से आने वाली जो वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हम लोग y2 लिख लेते हैं। तो बताइए y1 क्या लिखिएगा? तो y1 आप बोलेंगे y1 इज इक्वल टू a1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टाइम्स ऑफ k x1। x1 क्या है? तो x1 यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है x1, ठीक है। मतलब पॉइंट P तक पहुंचने के पहले सोर्स S1 से आने वाली वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? x1 के बराबर, ठीक है। दूसरे सोर्स से आने वाली जो वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन y2 इज इक्वल टू a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t माइनस k x2, या इसको मैं प्लस phi1 भी लिख देता हूं एक बार के लिए, k x1 प्लस phi नॉट 1 लिख देता हूं, और ये k x2 प्लस phi नॉट 2 लिख देता हूं। ऑलराइट, ऑलराइट। क्योंकि दोनों सोर्सेज कोहेरेंट थे तो ओमेगा मैंने सेम लिखा है, ठीक है। मतलब t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर दोनों सोर्सेज से वेव S1 और S2 से चलना स्टार्ट किए, और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर जो वेव है वो चलते चलते पॉइंट P तक पहुंच गया। तो S1 सोर्स से आने वाली जो वेव है उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और S2 सोर्स से आने वाली जो वेव है इसने कुछ x2 अमाउंट का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक। तो आपको पता है कि ये जो वेव की इक्वेशन है, ये जो वेव की इक्वेशन है, ये तो दोनों सोर्सेस के जो वेव हैं उनका एम्पलीट्यूड है a1 और a2। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? फेज, फेज ऑफ फर्स्ट वेव। इस चीज को क्या कहते हैं? फेज ऑफ सेकंड वेव, ठीक है। इस पूरे फेज को एक बार के लिए मैं phi1 नाम दे देता हूं, और इस पूरे फेज को एक बार के लिए phi2 नाम दे देता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो दोनों सोर्सेस से आने वाली वेव है वो पॉइंट P पर सुपर इंपोज होने के पहले दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? हम लोग निकालने जा रहे हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कितना होगा बताइए? फेज डिफरेंस को हम लोग डेल्टा फाई से डिनोट कर लेंगे, और ये डेल्टा फाई इज इक्वल टू phi1 माइनस टाइम्स ऑफ phi2 होगा, ठीक है भाई। फेज डिफरेंस इज phi1 माइनस phi2। तो ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। माइनस के x1 माइनस माइनस प्लस के x2, तो दिस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 प्लस phi नॉट 1 माइनस phi नॉट, यही होगा ना, ठीक है। अब ये x2 माइनस x1 क्या है? तो x2 माइनस x1 एक्चुअली इनके पाथ का डिफरेंस है, कि जो पहली वेव है वो पॉइंट P तक जो पहली वेव है वो पॉइंट P तक पहुंचने के पहले उसने जो पाथ ट्रेवल किया है वो x1 है, जो दूसरी वेव है वो पॉइंट P तक पहुंचने के पहले उसने जो पाथ ट्रेवल किया है वो x2 है। तो ये जो x2 माइनस x1 है, इस x2 माइनस x1 को हम लोग पाथ डिफरेंस नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? पाथ डिफरेंस, ठीक। और ये जो phi नॉट 1 माइनस टाइम्स ऑफ phi नॉट 2 है, ये इनिशियल फेज डिफरेंस है। क्या है? दिस इज इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है। इस इनिशियल फेज डिफरेंस के बारे में आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, 99.99% क्वेश्चन में इनिशियल फेज सेम होता है। तो इनिशियल फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0, ठीक है ना। ज्यादातर सवालों में वो phi नॉट 1 और phi नॉट 2 लिखा भी नहीं होता है, वो 0 ही होता है शुरुआत वाला, ठीक। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि ये जो फेज डिफरेंस है, मैं इधर लिख रहा हूं कि ये जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा x, ठीक है। k टाइम्स ऑफ डेल्टा x। मैं एक बार के लिए मान रहा हूं कि यदि phi नॉट 1 और phi नॉट 2 बराबर हो गए, मतलब इनिशियल फेजेस सेम हो गए, तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो क्या है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस। यानी k क्या है? तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। आई बात समझ? क्योंकि k को 2 पाई बाई लैम्डा लिख ही सकते हैं ना। तो ये एक छोटा सा रिलेशन है, ये याद ही रखिएगा कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक। अब सुनिएगा, मेन जो कोहेरेंट सोर्सेस की बात हम लोग कर रहे थे, वापस से उस पर आते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो फेज का डिफरेंस है वो टाइम के साथ नहीं बदलता है। ऐसा तो बोल ही सकते हैं ना हम लोग कि मान लेते हैं यहां पर फेज डिफरेंस ये 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, लेट से पाई बाई 3 है,
तो वो अभी भी π/3 रहेगा, आधे घंटे बाद भी π/3 रहेगा, है ना। वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। और वो टाइम के साथ क्यों नहीं चेंज हुआ? टाइम के साथ वो फेज डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि दोनों सोर्सेस का ओमेगा सेम था। दोनों सोर्सेस का ओमेगा सेम होने की वजह से ओमेगा टी वाला टर्म निपट गया। आ रही है बात समझ? तो यही खासियत है कोहेरेंट सोर्सेस की, कि कोहेरेंट सोर्सेस से जब सुपरपोजिशन होता है तो किसी भी पॉइंट पर, मतलब जिस पॉइंट पर सुपरपोजिशन हो रहा है, तो वहां पर फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदलता नहीं है। आई बात समझ? ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? बताइए कोई दिक्कत है तो। इंटरफेरेंस ऑफ वेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है, क्या होगा इंटरफेरेंस? तो इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन का ही एक स्पेशल केस है। ठीक है, कैसे सुपरपोजिशन का? तो वैसे सुपरपोजिशन का जिसमें दो सोर्सेज हो। ठीक है, ये पहला सोर्स, ये दूसरा सोर्स, और ये दोनों सोर्सेज जो हैं ये कोहेरेंट नेचर के होने चाहिए। कैसे नेचर के? कोहेरेंट। ठीक है, तो दो सोर्सेज हैं कोहेरेंट नेचर के हैं। ठीक है, और कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली जो वेव है वो किसी पॉइंट पर जब सुपर इंपोज करेगी तो उसी सुपरपोजिशन को हम लोग इंटरफेरेंस नाम देंगे। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, कि ये हमारे पास एक सोर्स, यहां से एक वेव चलते 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 इधर पॉइंट पी तक आया, एक दूसरे सोर्स S2 से भी वेव चलते चलते पॉइंट पी तक आया। दोनों कोहेरेंट है, मतलब ओमेगा सेम। ओमेगा सेम है। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे लेट्स से ये हमारे पास एक रीजन है, ये रीजन ऑफ सुपरपोजिशन मैं इसको बोल रहा हूं। एक बार के लिए थोड़ा सा वेव ऑन स्ट्रिंग से हटके साउंड के केस से इमेजिन कीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो दोनों सोर्सेज है ना, वो साउंड के सोर्सेज, साउंड भी वेव है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों सोर्सेज से आने वाली जो वेव है वो इस पूरे रीजन में हर जगह पहुंच रही है, हर जगह पहुंच रही है। ठीक, दोनों जो साउंड के सोर्सेज हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक, तो इस पूरे रीजन में हर पॉइंट पर दोनों सोर्सेज से आने वाला वेव पहुंचेगा। ठीक है, हर जगह, यहां पे भी पहुंचेगा, यहां पे भी पहुंचेगा। तो अब होगा क्या कि जब दोनों सोर्सेज से इस पूरे रीजन में वेव पहुंच रही है तो इस रीजन ऑफ सुपरपोजिशन में इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस चीज का इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सेम, मेरे कहने का मतलब है कि एक बार के लिए मान लीजिए इस वेव की इंटेंसिटी I1 है और इस वेव की इंटेंसिटी I2 है। तो ये जो रीजन ऑफ सुपरपोजिशन है, यहां पर हो सकता है कि कुछ जगह इंटेंसिटी आए ही ना, वहां से इंटेंसिटी गायब हो जाए, मतलब वहां से इनफैक्ट साउंड गायब हो जाए। और कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहां पर इंटेंसिटी बिल्कुल लाउड होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या हो गया सुन लीजिए। इस चीज को अभी मैथमेटिकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो फिर और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि दो सोर्सेज हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि कोहेरेंट है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर जो फेज का डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ नहीं बदलेगा। तो लेट्स से स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि जो इंटरफेरेंस है ये दो टाइप के होते हैं। इसके नेचर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। तो यहां पर फेज डिफरेंस कुछ इस हिसाब से प्रोड्यूस हुआ है कि यहां पर इंटेंसिटी का मैक्सिमा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हमेशा इंटेंसिटी का मैक्सिमा यहां पे बनेगा। ठीक है, ये कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों सोर्सेज से आने वाली वेव और यहां पर इंटेंसिटी का मिनिमा प्रोड्यूस हुआ है, तो ये हमेशा ये पॉइंट मिनिमा ही रहेगा। ठीक है, ये कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से हो पाया है। ओके, तो समझ रहे हैं क्या है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, जहां पे हमारे पास दो ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कोहेरेंट नेचर के होते हैं। तो जब ये किसी पर्टिकुलर रीजन में सुपर इंपोज करते हैं तो उस रीजन में इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। एक पॉइंट पर मैक्सिमा बनता है, दूसरी पॉइंट पर मिनिमा बनता है। ठीक है, तो इसको एक बार स्ट्रेट कर लीजिएगा कि क्या ऐसा लिखिएगा इंटरफेरेंस में, व्हेन टू sources या ऐसा लिखिएगा कि when two waves of same frequency
traveling in same direction. Traveling in same direction superimposes then resultant intensity या resultant energy, इंटेंसिटी लिखिएगा, resultant intensity in the region of superposition gets redistributed, creating maxima at one point and minima at other point, creating maxima at one point and minima at other point. ठीक है, ठीक है। तो बात बस सिर्फ इतनी सी ही है कि जो दोनों सोर्सेस की अपनी अपनी एनर्जी है, उस एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन अब भी वैलिड रहता है, ऐसा नहीं कि एनर्जी कंजर्वेशन ही फेल हो गया है, ठीक है। मतलब किसी एक पॉइंट पर लाउड इंटेंसिटी है तो उससे ऊपर वाले किसी दूसरे पॉइंट पर इंटेंसिटी गायब है। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी गायब हुई है उसकी भी इंटेंसिटी उठ करके वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट पर आ गई है, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक। ये आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है। यहां पर अभी हम लोग स्ट्रिंग या साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, 12th में लाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सेम 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 यही चीज आपको क्लास 12th में भी लाइट के कॉन्टेक्स्ट में बात करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो मैथमेटिकल एनालिसिस से सिंपली मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास एक सोर्स, इस सोर्स से एक वेव चलते 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 पॉइंट पी तक आया, ये एक दूसरा सोर्स S2, यहां से भी एक वेव चलते 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 पॉइंट पी तक आया। पॉइंट पी तक पहुंचने के पहले इस वेव ने कुछ x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है और इस वेव ने कुछ x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इसके आगे है हमारे पास ये रिजल्टेंट वेव, ठीक। या एक बार के लिए मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं दोनों का, कि जो पहले सोर्स से आने वाली वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे के लिए y2 है। तो ये जो सुपर इम्पोज्ड वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन y नेट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यदि मैं बोलूं ये जो y1 है, दिस y1 इज इक्वल टू a1 इनटू साइन ऑफ ओमेगा t माइनस टाइम्स ऑफ k x1, ठीक है, प्लस 5 ऐसा। और जो दूसरा सोर्स है y2, उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है वो लेट से a2 इनटू साइन ऑफ ओमेगा t माइनस टाइम्स ऑफ k x2 ऐसा। ये एक बार के लिए थोड़ा सा मैं डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन चेंज कर रहा हूं, ऐसा लिखिएगा कि जो पहली सोर्स है उससे जो आने वाली वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि y1 इज इक्वल टू a1 इनटू साइन ऑफ ओमेगा t माइनस टाइम्स ऑफ kx, और जो दूसरी सोर्स है उससे y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। ये जो दोनों सोर्सेज हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस मैंने कुछ 5 लिख दिया, ठीक है। वो x1 x2 अलग अलग से ना लिख करके बस फेज डिफरेंस मैंने क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया, ठीक। तो अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप क्या बोलेंगे, तो y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो इन दो वेव्स को जोड़ने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप चलिए एक बार के लिए मैं मैथमेटिकली जोड़ के दिखा देता हूं, पर एक्चुअली कोई जो सवाल वगैरह आप बनाएंगे तो उसमें फेजर का कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा। फेजर का वही कॉन्सेप्ट जो एसएचएम में जैसा जोड़ना सिखाया, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अभी y नेट आप क्या लिखेंगे, y नेट आप लिखेंगे a1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx, ठीक है, प्लस ये a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t माइनस, तो ये जैसे इस चीज को हम लोग a बोल देते हैं, दिस इज साइन a प्लस b हो गया।
तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक, कॉस फाई प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो देखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहां पर भी है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहां पर, तो यहां से इस चीज को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, दिस इज a1 प्लस a2 कॉस फाई इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद ये वाला जो पूरा टर्म है ये तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को यानी कि a1 प्लस a2 कॉस फाई को हम लोग एक दूसरे कांस्टेंट कैपिटल A कॉस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, और ये जो a2 साइन फाई है इसको एक दूसरे कांस्टेंट यानी कि ये जो a2 साइन फाई है इसको एक दूसरे कांस्टेंट कैपिटल A साइन थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो अब बताइएगा जरा y नेट कितना आ गया, तो y नेट आ गया कैपिटल A कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कैपिटल A कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, फिर से देखिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, दिस इज कैपिटल A साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये वाई नेट, ये वाई नेट। वाई नेट से मेरे कहने का मतलब है कि जो सुपर इम्पोज्ड वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन ये रहा, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन में आप बोलेंगे कि हमें ना तो कैपिटल ए पता है ना ही थीटा पता है ना, तो चलिए निकाल लेते हैं, कोई नहीं। ये जो दो इक्वेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इधर से आप कैपिटल ए निकालना होगा, तो आप इक्वेशन 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कैपिटल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यानी कि कैपिटल A का स्क्वायर आ गया है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ फाई, ठीक है। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है, इसको आपको याद रखना है। तो बोलेंगे ये तो मुझे याद ही है, ये कौन सी नई बात है, ये तो वही वेक्टर रिजल्टेंट है ना। तो भाई वेक्टर रिजल्टेंट ही तो होना भी चाहिए था, यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो वही वेक्टर वाला रिजल्ट होगा। फिर आप बोलेंगे चलिए ये ए का तो पता चल गया, ये थीटा कितना है, तो थीटा निकालने के लिए एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से कर दीजिए डिवाइड, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा, और ये टैन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो टैन थीटा होगा a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट, मैं बस इतनी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे पहला जो वेव था आपके पास उसके लिए डिस्प्लेसमेंट आप एक्सप्रेशन आपने लिखा था a1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो दूसरा वेव था y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। मैं एक बार के लिए चाहता तो इसको kx1 प्लस फाई नॉट 1 लिख देता,
इसको kx2 प्लस फाइव नॉट 2 लिख देता। तो एनी विच वेज जो भी सवाल में दे रखा होगा आप उसके लिए फेज डिफरेंस तो निकाल लेंगे ना। मैंने इसको बस सिर्फ दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आपको कितना नजर आ रहा है, तो फेज डिफरेंस आपको नजर आ रहा है 5। ठीक है, तो आपको सीधा इसको जो जोड़ने के लिए जो मेथड है वो फेजर सुपरपोजिशन वाला मेथड आप यूज करेंगे, जैसा आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज किया था। वो क्या था, तो फेजर आपको पता है कि एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो किसी भी साइनसॉइडली वेरिंग एक्सप्रेशन के लिए बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास जो साइनसॉइडली वेरिंग एक्सप्रेशन है वो डिस्प्लेसमेंट है ना। 12th क्लास के अंदर यही साइनसॉइडली वेरिंग एक्सप्रेशन आपके वोल्टेज और करंट होंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो वहां पर भी यही हम लोग अपना फेजर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे, देखिए मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि लेट्स से ये वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग हम लोग मान लेते हैं कि जो फेज है ना वो ओमेगा टी माइनस के एक्स है। इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग फेज कितना है, तो इस लाइन के अलोंग फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको समझ में आ जाए इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। ठीक, तो आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है, ये रहा हमारा वेक्टर। ये जो वेक्टर है इसमें ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है फेज, जो डायरेक्शन है वो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वेक्टर की लेंथ है वो a1 है। कितनी, a1। ठीक, तो जो दूसरा है वेक्टर हमारे पास, यानी कि जो दूसरे वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है वो a2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 है। तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वाली जो सेंस है ना वो आगे वाली सेंस ली जाती है। तो दूसरे वेव के लिए जो मैं फेजर ड्रॉ करूंगा वो कहां ड्रॉ करूंगा, वो ऐसा, ये a2 है और इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा 5। ठीक है, अब इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा बताइए, तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट आपको निकालना आता है कि इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहां होगा, और ये रिजल्टेंट कितना होगा, तो ये रिजल्टेंट होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 इंटू a2 इंटू कॉस। आगे एम्पलीट्यूड। अब ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट पहले के साथ लेट से कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो यही थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, तो tan थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है a2 sin फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos फाई। ऑलराइट, बस इतनी सी बात। ठीक है, चलिए एक दो सवाल बना लेते हैं फेजर के ऊपर पहले, फिर आगे बात करते हैं। यदि आपने फेजर वाला मेथड नहीं लगाया होता तो आप ऐसे भी इसको, इस पर्टिकुलर सवाल को तो ऐसे भी जोड़ सकते थे, क्या कि ये हमारे पास 4 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ठीक, प्लस 3 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। ऑलराइट, एक काम कीजिए कि 5 से डिवाइड कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे होगा ये 5 तो ठीक है, 4/5 क्या लिख लेंगे बताइए, 4/5 हम लोग लिख लेंगे कॉस ऑफ 37 इंटू ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 3/5 क्या लिख लेंगे, साइन 37 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये 5 तो ठीक है, बताइए क्या बन गया, ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि दिस इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 37 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास वाई नेट का एक्सप्रेशन, वाई नेट। ठीक है, ये तो पहला तरीका था। अभी जो फेजर सुपरपोजिशन हम लोगों ने पढ़ा वहां से नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, तो जो पहली वेव है, जो पहली वेव है उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा फेजर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, मतलब इस लाइन के अलोंग फेज हम लोग मान रहे हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है इसका एम्पलीट्यूड में दिखा देता हूं 4। ठीक, तो जो दूसरा वेव है देखिए इसमें कॉस लिखा हुआ है, तो क्या आप इसी चीज को लिख सकते हैं, दिस इज 3 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2 होगा ना, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो अब दूसरे, मतलब ये साइन बना लेना इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तभी आप फेजर प्रॉपरली ड्रॉ कर पाएंगे। तो जो दूसरा वाला है उसका फेज क्या है, दूसरे वाले का फेज यहां से π/2 एंगल ऊपर है और इसके लिए एम्पलीट्यूड कितना है, 3 यूनिट का है। ठीक, तो ये 3 और 4 का रिजल्टेंट कहां आएगा, 3 और 4 का रिजल्टेंट यहां आएगा और ये रिजल्टेंट कितना होगा, तो √4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी ये आएगा 5। और ये वाला एंगल हमें चाहिए होगा, इसी एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, इसी एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। तो tan थीटा भी कितना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा 3/4 यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 37 डिग्री हो गया। तो इसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन क्या लिख लेंगे, तो y नेट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड है 5 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, नहीं ओमेगा टी माइनस के एक्स नहीं, ओमेगा टी माइनस के एक्स तो इस लाइन के लॉन्ग का फेज है, आपका रिजल्टेंट इधर है, जो रिजल्टेंट है वो इससे 37 डिग्री ऊपर है, तो प्लस 37। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप कर सकते हैं। ज्यादा इजियर मेथड ये वाला है, फेजर वाला। ठीक है, क्योंकि 2 के लिए तो आपने लगा लिया, ट्रिग्नोमेट्री निकाल लिया, चलिए 3 के लिए करके बताइए। चलिए आइए देखते हैं। तो अगला सवाल ये है कि ये तीनों वेव सुपर इम्पोज हो रही है, हमें रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन हमें निकाल कर बताना है। तो पहला तो ठीक है, साइन के ही फॉर्म में है। दूसरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दूसरे को लिख सकते हैं 4 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2। ऑलराइट, ठीक है ना। चलिए फेजर वाले मेथड को ही अपनाते हैं। तो पहले वेव के लिए मैं इस दिशा में एक एरो ड्रॉ कर लेता हूं, इधर की तरफ फेज मान लेता हूं ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और ये जो एरो है उसकी लेंथ है 3 यूनिट के बराबर। तो जो दूसरा मैं ड्रॉ करूंगा वो इससे 90 डिग्री एंगल ऊपर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और ये कितना है 4 यूनिट का। ठीक, जो तीसरा वेव है उसके लिए जो फेजर होगा वो हम लोग कहां ड्रॉ करेंगे, तो एम्पलीट्यूड 5 है और यहां से इससे 143 डिग्री एंगल आगे है। 143 का मतलब कितना हुआ, तो ये इधर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज 5, ये तो 90 हो गया। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, बस इन्हीं 3 चीजों को आपको जोड़ना है ना। तो क्या करें कि 5 का एक कंपोनेंट हम लोग इधर डाल देते हैं, तो 5 का एक कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, दिस इज 5 cos ऑफ 53, cos ऑफ 53 सेम है sin 37 होता है ना, तो ये 3/5 हो गया। और इसी 5 का एक दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 sin ऑफ 53 यानी 5 इंटू 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ 4 पहले से था, 3 और आकर ऐड हो गया, तो ऊपर की तरफ हमारे पास कितना आ चुका है 7। इधर 4 है, इधर 3 है, यानी कि रिजल्टेंट इधर की तरफ ये 1 होगा। ऑलराइट, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहां। इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये रिजल्टेंट होगा √7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 यानी कि 50। तो एम्पलीट्यूड तो हमें मिल गया, एम्पलीट्यूड तो हमें मिल गया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो इस एंगल का लेट से नाम है थीटा, और tan थीटा कितना होगा, तो tan ऑफ थीटा हो जाएगा 1/7, राइट, 1/7। तो अब इसके बारे में, मतलब इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, y नेट इज इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा कि इस लाइन के अलॉन्ग आपका फेज कितना था, ओमेगा टी माइनस के एक्स था। तो यहां से ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो y नेट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना है, √50 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स से कितना आगे चलना है, तो आगे चलना है π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। tan इनवर्स 1/7 कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते। थीटा देखिए, ये रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट ये है रिजल्टेंट आपका, ये रिजल्टेंट, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन आपको लिखना है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना निकाला 50, एम्पलीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो फेज एंगल एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इस लाइन के अलॉन्ग हम लोगों ने फेज माना हुआ था ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स से ये कितना आगे है,
ओमेगा टी माइनस के एक्स से ये 90 तो ये वाला हो गया, प्लस थीटा ये वाला हो गया, 90 प्लस थीटा एंगल आ गया, तो 90 यानी पाई बाई 2, थीटा यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1/7। ठीक, क्लियर है ना? ठीक, चलिए तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में। तो इंटेंसिटी वैसे तो निकाल ही लिया है, पढ़ ही लिया ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। और मैंने आपको बताया भी था जब इंटेंसिटी हम लोग कर रहे थे कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, याद है? यदि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का तो एक्सप्रेशन है ही सही कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 इंटू A2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, बताइए। ओके, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा? समझ रहे हैं मैं क्या बात करना चाह रहा हूं? मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि ये जो पहला सोर्स है, पहले सोर्स से एक वेव ऐसे चलते चलते पॉइंट पी तक आई, जो दूसरा सोर्स है S2, वहां से वेव चलते चलते ऐसे पॉइंट पी तक आई। तो पहले सोर्स से जो वेव आ रही है उसके लिए इंटेंसिटी एक बार के लिए I1 मान लेते हैं, जो दूसरा सोर्स है उससे जो वेव आ रही है उसके लिए इंटेंसिटी एक बार के लिए I2 मान लेते हैं। तो I1 आप क्या लिखेंगे? I1 इज इक्वल टू सम k टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर लिख देंगे, और I2 क्या लिख लेंगे? तो I2 इज इक्वल टू सम k टाइम्स ऑफ A2 स्क्वायर लिख लेंगे। ओके ओके ओके। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे? k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका एम्पलीट्यूड हम लोगों ने A1 माना हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड A2 माना हुआ है, और जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड A है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो I रिजल्टेंट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? I रिजल्टेंट लिख लेंगे। तो I रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? I रिजल्टेंट इज k टाइम्स ऑफ A स्क्वायर होगा ना? तो इसमें दोनों साइड k से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों साइड k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर यानी कि I1 प्लस k टाइम्स ऑफ A2 स्क्वायर यानी कि I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसको ऐसा लिख लीजिए, अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के। तो अंडर रूट के इंटू A1 विल बी अंडर रूट I1, अंडर रूट के इंटू A2 विल बी अंडर रूट I2, यानी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I1 I2 cos फाई। तो ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। ठीक है, चलिए तो हमारे पास अभी अब एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का भी एक्सप्रेशन है, इंटेंसिटी रिजल्टेंट का भी एक्सप्रेशन है। तो हम लोग एक बार के लिए एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के मैक्सिमम और मिनिमम होने वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों में ही cos फाई है ना, दोनों में, यानी कि जहां जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहां वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। ठीक, तो फॉर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम, और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम, ये cos फाई कितना होना चाहिए? तो आप बोलेंगे cos फाई 1, राइट? cos फाई 1 कहां कहां होता है? तो फाई 1 होता है कहां पर बताइए? 0 पर, या नहीं तो 2 पाई पर, या नहीं तो 4 पाई पर, या नहीं तो 6 पाई पर। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि फाई क्या है? समझ रहे हैं ना? फाई फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। मैं इसको डेल्टा फाई भी लिख सकता था। ये फाई क्या है? फाई है फेज डिफरेंस। तो जैसे ही ये फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर हो गया, जैसे ही ये फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर हो गया, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना होगा? तो जरा देखिएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I1 I2। आप इसी रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी को लिख सकते हैं, दिस इज अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सिमिलरली मैं बात कर सकता हूं किसके बारे में? तो फॉर एम्पलीट्यूड एंड
इंटेंसिटी, अच्छा यहीं पे मैं एम्पलीट्यूड भी लिख लेता हूं, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा बताइए, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2, cos फाई तो 1 हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली फॉर एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम, cos फाई कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे cos फाई होना चाहिए -1, ठीक है, यानी फाई कितना होना चाहिए, तो फाई होना चाहिए पाई, या नहीं तो 3 पाई, या नहीं तो 5 पाई, या नहीं तो 7 पाई एंड सो, ठीक है, यानी कि फाई कितना होना चाहिए, तो फाई होना चाहिए 2n-1 पाई, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। जैसे ही ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो यहां पे इंटेंसिटी मिनिमम कितनी होगी, तो मिनिमम इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I1 I2 cos फाई -1, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू अंडर रूट I1 I2, जिसको आप लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। और सिमिलरली एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। आगे सुनिएगा, ऐसा हो कि यदि दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम हो जाए, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 हो जाए, ऐसा दोनों सोर्सेस से जो वेव आ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी सेम है, दैट मीन्स क्या, उसका एम्पलीट्यूड सेम रहा होगा, तभी तो इंटेंसिटी सेम होगी, है ना। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो हो जाएगा I0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I0 स्क्वायर इंटू cos फाई, यही बोलेंगे। तो I0 प्लस I0 यानी कि 2I0 प्लस 2I0 cos फाई, ठीक है, यहां से जरा 2I0 बाहर ले लीजिए, तो कितना बच गया, ये बच गया 1 प्लस cos फाई। 1 प्लस cos फाई कितना होता है, वन प्लस cos फाई होता है 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है, कैसे आया ये, तो आप बस एक फॉर्मूला याद रखा कीजिए कि cos ऑफ 2 थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 1 प्लस cos फाई की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर ले आइए, यानी कि 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर फाई, है ना, मतलब ये जो 2 थीटा है उसको थीटा से रिप्लेस कर दीजिए, थीटा थीटा, ठीक है, मतलब 2 थीटा को थीटा से रिप्लेस करेंगे, यहां पर थीटा हो जाएगा, यहां पे थीटा बाई, यहां पर थीटा हो जाएगा, यहां पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 प्लस cos फाई इज 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 होता है, ठीक। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास आ गया 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। चाहे तो ये वाला रिजल्ट भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, ये तब लगाना है जब दोनों सोर्सेस से आने वाले जो वेव्स हैं सेम एम्पलीट्यूड या सेम इंटेंसिटी के हो। तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं कि ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, बताइए वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू 4I0 के बराबर होगा, ठीक है। कब, तो कंडीशन तो वही रहेगा ना भाई, कि जब जैसे ही फाई की वैल्यू 2n पाई के बराबर हो जाए, और यहां से जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, कब, तो जैसे ही फाई की वैल्यू 2n-1 पाई के बराबर हो जाए, 2n-1 पाई के बराबर हो जाए। तो सारी बातें हम लोगों ने मैथमेटिकली डिस्कस कर लिया है, अब उसी को एक बार थोड़ा और लॉजिकली अच्छे से समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में। तो इंटरफेरेंस में क्या डिफाइन कर रहा था, एक बार फिर से सुनिए कि दो ऐसे सोर्सेस थे जो कोहेरेंट थे, सेम फ्रीक्वेंसी के थे,
जिसकी वजह से जो रीजन ऑफ सुपरपोजिशन था जहां पर दोनों सोर्सेस से आने वाले वेव सुपर इंपोज हो रहे थे, तो वहां पर इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी या एनर्जी का मैक्सिमा होता है उसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी या एनर्जी का मिनिमा होता है या एम्पलीट्यूड का मिनिमा होता है उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखिएगा क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा है कि ये हमारे पास कोई एक वेव है, ऐसा, ये वेव ऐसे चलते 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 ऐसे आया और यहां किसी पॉइंट पर सुपर इंपोज हो गया। ठीक है, लेट्स से जो पहली वेव है उसके लिए एम्पलीट्यूड है A1, इसके लिए एम्पलीट्यूड कितना है A1। एक दूसरी वेव और है जो बिल्कुल इसी के ऊपर चल रही है और इसी के ऊपर चलते 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 इधर किसी पॉइंट पर सुपर इंपोज हो रही है। तो जो दूसरी वेव है वो बिल्कुल ऐसी ही है, मतलब फ्रीक्वेंसी इतना ही है, वेवलेंथ इतना ही होगा, एम्पलीट्यूड हो सकता है अलग हो, एम्पलीट्यूड हो सकता है। लेट्स से दूसरी जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है A2। तो अब जैसे ही ये दोनों वेव जहां पर सुपर इंपोज होंगे ना, तो ये पहला वाला वेव क्या बोलेगा कि मैं तो मीडियम के पार्टिकल को ऊपर लेकर जाऊंगा, कितना A1। दूसरा वेव बोलेगा कि मैं भी मीडियम के पार्टिकल को ऊपर लेकर जाऊंगा, कितना A2। तो मीडियम का पार्टिकल कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा, तो मीडियम का पार्टिकल A1 प्लस A2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नेचर का इंटरफेरेंस। ठीक है, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो दोनों वेव है ना, दोनों वेव सेम फेज में है, सेम फेज में है ऐसा बोल लीजिए, या दोनों का क्रेस्ट एक साथ सुपर इंपोज हो रहा है या दोनों का ट्रफ एक साथ सुपर इंपोज हो रहा है ऐसा भी बोल सकते हैं। ये क्रेस्ट है तो क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ सुपर इंपोज होगा या ट्रफ ट्रफ के साथ सुपर इंपोज होगा, तो होने वाला जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव नेचर का होगा। ऑलराइट, ऑलराइट। वो तो कोहेरेंट, सारी कहानी हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस कोहेरेंट सोर्सेस से ही होता है। ऑलराइट, सुनिएगा सुनिएगा। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव नेचर के इंटरफेरेंस के होने के लिए। तो क्या है कंडीशन, कंडीशन इन द सेंस कि पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। देखिए, तो जो पहली वेव है वो सुपर इंपोज होने के पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलेंगे ये लैम्डा, ये भी लैम्डा। ठीक, दूसरी जो वेव है वो सुपर इंपोज होने के पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो भी 2 लैम्डा। तो दोनों के बीच का पाथ का डिफरेंस कितना था 0। ठीक है, पाथ डिफरेंस तो 0 हुआ ना। अच्छा, यदि ये वेव एक साइकिल पहले से ऐसा चलकर आ रही होती तो भी इंटरफेरेंस पे कोई फर्क पड़ता क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चल चुका होता 3 लैम्डा, ये चल चुका होता 2 लैम्डा, तो पाथ का डिफरेंस हो जाता है लैम्डा। ओके, यदि ये वेव एक साइकिल और चलकर आ रही होती तो पाथ का डिफरेंस हो जाता 2 लैम्डा, सॉरी पाथ का डिफरेंस हो चुका होता 2 लैम्डा। तो समझ गए मेरी बात, पाथ डिफरेंस चाहे 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, 5 लैम्डा हो, यानी कि कंस्ट्रक्टिव नेचर के इंटरफेरेंस के होने के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए n लैम्डा। यदि पाथ डिफरेंस आपको पता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, यानी लैम्डा लैम्डा कट, तो फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई। अरे ये तो वही कंडीशन है जो मैक्सिमा वाली कंडीशन थी, यानी इंटेंसिटी की मैक्सिमा वाली कंडीशन थी या एम्पलीट्यूड की मैक्सिमा वाली कंडीशन थी। तो वही तो मैं आपको इधर फिगर बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, कि जैसे ही फेज डिफरेंस 2n पाई हुआ तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो वही फेज डिफरेंस 2n पाई, n की वैल्यू 0 डाल दीजिए, कितना होगा, मतलब फेज डिफरेंस 0 होना इज सेम एज 2 पाई होना, इज सेम एज 4 पाई होना, इज सेम एज 6 पाई होना। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों सोर्सेज से आने वाली जो वेव है वो सेम फेज में। समझ गए। अच्छा, ये सारी कहानी हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज और ये मानते हुए चल रहे हैं कि दोनों सोर्सेज के पास अपना इनिशियल फेज नहीं था, मतलब जो φ0 1 और φ0 2 लिखा था ना वो 0 था। ठीक है, तो इस बात को लिख भी लीजिएगा कि इफ both
sources have no initial phase difference. If both sources have no initial phase difference, तभी ये कहानी वैलिड, तभी ये कहानी वैलिड। ठीक है, तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और इंटेंसिटी रिजल्टेंट कितना है, तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या दिस इज सेम एज 4I0 होगा कब, यदि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 हुआ तो। समझ गए? तो देखिएगा जरा डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, मैं इधर ही रेस करके बना रहा हूं, आप तो अलग से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव कहने का मतलब ये है, डिस्ट्रक्टिव नेचर का इंटरफेरेंस कहने का मतलब ये है ये पहली वेव थी, और जो दूसरी वेव है, जो दूसरी वेव है वो कुछ ऐसा चले। ठीक है, एक बार के लिए अच्छे से समझ में आ जाए, मैं दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम ए मान लेता हूं, जस्ट ए मान लेता हूं। एम्पलीट्यूड कितना मानने बोल रहा हूं, अदरवाइज A1 A2 भी हो सकता है, तो इसमें बुराई नहीं है। तो अब जब ये दोनों वेव सुपर इंपोज करेंगे, तो ये पहला क्या बोलेगा कि मैं तो मीडियम के पार्टिकल को ऊपर लेकर जाऊंगा, कितना A। दूसरा वेव क्या बोलेगा कि मैं तो मीडियम के पार्टिकल को नीचे लेकर जाऊंगा, कितना A यूनिट। तो मीडियम का पार्टिकल कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, मीडियम का पार्टिकल कहीं पे भी नहीं गया। ठीक है, मीडियम का पार्टिकल कहीं नहीं गया, यानी कि एम्पलीट्यूड इस सिचुएशन में कितना हो गया, 0। अदरवाइज मान लेते हैं पहले का A1 होता ऊपर। ठीक है, चलिए ऐसा भी लिख लीजिए, यदि पहले का A1 है ऊपर और दूसरे का है A2 नीचे। ठीक, तो वैसे सिचुएशन में वेव कैसा बना होता, लेट से कि A1 यदि बड़ा है, यदि A1 बड़ा होता तो कुछ ऐसा सा वेव आपको नजर आता, और इस सिचुएशन में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 ऊपर की तरफ होता। यदि A2 बड़ा होता, A2 छोटा होता, तो यही वेव को मैं ऐसे नीचे से स्टार्ट करता ड्रॉ करता। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, तो अब प्राइमरली हमें तो क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कंडीशन इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स, कितना होगा डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, यस। तो पहला वाला जो वेव है वो सुपर इंपोज होने के पहले 2 लैम्डा, और दूसरी वाली जो वेव है वो 1.5 लैम्डा, यानी दोनों के बीच का जो पाथ का डिफरेंस है वो λ/2। यदि ये वेव एक साइकिल और चलकर आ रहा होता पहले से, तो भी इंटरफेरेंस कैसा होता, डिस्ट्रक्टिव नेचर का ही। उस सिचुएशन में पाथ डिफरेंस कितना हो जाता, 3 λ/2। यदि वो एक और साइकिल पहले से चलकर आ रहा होता तो पाथ डिफरेंस हो जाता 5 λ/2 एंड सो। यानी कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n+1 λ/2, where n starts from 0, n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 anything। ठीक है, यदि पाथ डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस है 2n+1 पाई के बराबर। तो यही कंडीशन है, आपको ये कंडीशंस रटा हुआ होना चाहिए कि जैसे ही पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो जाए या फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, तो इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव नेचर का होगा। इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो गया है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अंडर रूट ऑफ I1
माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, या नहीं तो 0 कब, इफ I1 इज सेम एज I2 इज इक्वल टू I0। ठीक है, सिमिलरली A1 और A2 भी बराबर हो गए तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ तब के लिए, कंडीशंस तब के लिए वैलिड है जब इनिशियल कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इनिशियल फेज डिफरेंस मतलब t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर कोई फेज नहीं था। आई होप ये वाली बात सही है, ठीक है ना। चलिए तो एक दो सवाल बनाते हैं हम लोग इसके ऊपर, बताइए। हाँ भाई, तो क्या है अगला सवाल हमारे पास कि दो पार्टिकल है, सॉरी दो वेव है, एम्पलीट्यूड है 4 और 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, सुपर इम्पोजेज एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज 2 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितना दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव एट दिस पॉइंट आपको बताना है, तो आप बोलेंगे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 इंटू A2 इंटू कॉस फाई, यही था ना। कॉस फाई में फाई क्या है, फाई फेज डिफरेंस है। हमें सवाल में क्या दे रखा है, हमें पाथ डिफरेंस दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, पाथ डिफरेंस दे रखा है। कोई नहीं, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का क्या रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई से लिखते हैं, ठीक है। इधर मैं डेल्टा फाई लिखूं या फाई लिखूं, एक ही चीज समझ रहे। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। चलिए तो ये 2 पाई बाई लैम्डा कितना है, लैम्डा कितना है, लैम्डा है 6 सेंटीमीटर और पाथ डिफरेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 पाई बाई 3। तो ये जो डेल्टा फाई है दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 है। 2 पाई बाई 3 बोले तो कितना डिग्री हो गया, हाँ। तो ये रिजल्टेंट वेव का जरा लिखिएगा एक्सप्रेशन, वो क्या लिख लेंगे आप लोग बताइए। तो दिस इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 5 यानी कि 20 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3। कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 कितना होता है, 120 डिग्री हो गया ना ये, तो कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 20 इंटू माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 16 और 5 अंडर रूट ऑफ 21 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। हाँ, तो क्या है अगला सवाल हमारे पास, अगला सवाल ये है कि दो साउंड सोर्सेज हैं। अब ऐसा मत सोचिए वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ते पढ़ते साउंड कहां से आ गया, तो वेव ही है, ठीक है ना, साउंड वेव भी तो वेव ही है, उसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे, वेव ऑन स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो ऐसा है कि दो साउंड सोर्सेज हैं जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, इंटेंसिटी आपको दे रखा है I0 और 4I0 एट अ पॉइंट जहां पर ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं। हमें उस पॉइंट पर फेज डिफरेंस दे रखा है, पहले केस में फेज डिफरेंस 0 है, दूसरे में 2 पाई बाई 3 है, तीसरे में पाई है। हमें क्या करना है, हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है। मैं ये कह रहा था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का बकायदा हमारे पास फॉर्मूला है क्या, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 था, ठीक है, यानी कि I0 प्लस 4I0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I1 I2। अंडर रूट I1 I2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4I0 cos फाई, यानी कि पहले सिचुएशन में फाई कितना है 0, तो ये जो cos फाई होगा यानी cos ऑफ 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है ये एक्सप्रेशन हमारे पास, तो दिस इज इक्वल टू 9I0, ठीक है। ये पहले का आंसर। दूसरे का बताइए, तो दूसरे का सिमिलरली आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये 4I0 प्लस I0 इज इक्वल टू 5I0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I1 I2 यानी कि 4I0 इंटू ये कितना है cos ऑफ 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री, 120 इज माइनस 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 4I0 माइनस अंडर रूट 4I0 यानी कि 3I। तीसरे सिचुएशन में बताइए, हाँ, तो तीसरे सिचुएशन में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है हमारे पास ये हो जाएगा 4I0 प्लस 1I0 दैट इज इक्वल टू 5I0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 4I0
कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो समझ गया इस सवाल का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये हमारे पास जैसे कोई एक सोर्स है S1, ये दूसरा सोर्स है S2, और ये जैसे लेट्स से एक रीजन ऑफ सुपरपोजिशन में, तो इस रीजन ऑफ सुपरपोजिशन के अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी अलग अलग वैल्यू, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जहां पर इंटेंसिटी कितनी है, मिनिमम है, देख रहे हैं I0 के ही बराबर है, और एक ऐसी पॉइंट है जहां पर की इंटेंसिटी 9 है। तो अलग अलग पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है साउंड का वो अलग अलग वैल्यू का है। एक और बताइए। हाँ, तो अगला सवाल क्या है हमारे पास, अगला सवाल ये है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इज 25:16, ठीक है। यानी आप क्या बोल सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि I max टू द I min, I max कितना था, तो I max था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I min कितना होगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसा कीजिए कि I2 से √I2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। हाँ, मैं एक जनरल एक्सप्रेशन बना देता हूँ सवाल के थ्रू ही, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज √I1 बाई I2 प्लस I2 1 का होल स्क्वायर बाई √I1 बाई I2 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार के लिए √I1 बाई I2 को कुछ मान लेते हैं, लेट्स से R, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज R + 1 का होल स्क्वायर बाई R -1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है 25/16, यानी कि आप यहां से क्या लिख लेंगे कि R + 1 बाई R -1 इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज 4R + 4, दिस इज इक्वल टू 5R - 5, ठीक है। यानी कि 9 इज इक्वल टू R, ठीक। और वही R हमारे पास कितना था, √I1 बाई I2 था, तो यानी कि √I1 बाई I2 यदि 9 है तो I1 बाई I2 कितना होगा, 81:1, ठीक है। तो I max टू दी I min आप ये भी याद रख सकते कि दिस इज I max बाई I min इज R + 1 का होल स्क्वायर बाई R -1 का, where R is equal to √I1 बाई I2। मतलब जस्ट ऐसे ही मैंने एक्सप्रेस कर दिया, ऐसा नहीं कि ये नहीं बताता तो कोई पहाड़ टूट पड़ता, सवाल तो फिर भी बन ही जाता है ना। बस ऐसे थोड़ा हो सकता है समय बन जाए, है ना।